जब कोई प्रिय व्यक्ति लापता हो जाता है तो सबसे पहली चीज जो करनी चाहिए वह है पुलिस से संपर्क करना, ताकि वे लापता व्यक्ति की आखिरी ज्ञात गतिविधियों का पता लगा सके। अक्सर इससे मामला सुलझ जाता है, लेकिन कुछ गुमशुदगियां ऐसी होती हैं जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता और वे ऐसे अनसुलझे मामले बन जाते हैं जो दशकों तक जांचकर्ताओं को हैरान करते रहते हैं। उसके पास न जूते हैं, न फोन और न ही क्रेडिट कार्ड, और उसे एक असुरक्षित वयस्क माना जाता है। यह बयान एक चिंतित मां द्वारा लिखा गया है जिनके बेटे ऑगस्ट बेकविथ इस साल दूसरी बार रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। 29 वर्षीय ऑटिज्म से पीड़ित ऑगस्ट अपने परिवार से नवंबर के मध्य में अलग हो गए थे, जब उन्हें आखिरी बार यूटा के सॉल्ट लेक सिटी के शुगर हाउस इलाके में देखा गया था। ऑगस्ट को गैर मौखिक बताया गया है और संभवतः वे मानसिक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहे थे। सौभाग्य से कुछ हफ्तों बाद ऑगस्ट को टेलर्सविल में सुरक्षित पाया गया। ये तब हुआ जब उन्हें 10 दिसंबर को अपोलो बर्गर पर देखा गया था। एक हालचाल जानने की पुलिस जांच से उस व्यक्ति की पहचान सामने आई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें उनकी मां से फिर मिलाया गया। पहली बार लापता होने के लगभग 1 महीने बाद ऑगस्ट फिर से गायब हो गया। यह 15 दिसंबर था, मिलने के 5 दिन बाद। जिस दिन उसे उस अस्पताल से छुट्टी मिली जहां उसका इलाज हुआ था, उसी दिन उसके गायब होने का रहस्य एक बार फिर उसके परिवार को परेशान करने आ गया। जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकले, लॉरी ने देखा कि उसका बेटा, जिसे वह अभी अभी वापस पाई थी, सड़क पर दौड़ पड़ा, स्टेट स्ट्रीट और सेकंड एवेन्यू के पास भागता हुआ। उसके पैरों में जूते नहीं थे, उसके पास न तो पैसे थे, न फोन और न ही क्रेडिट कार्ड, और अब वह फिर से गायब हो गया था। लॉरी ने कहा कि वह अब तक कहीं भी हो सकता है। पिछली बार जब वह गायब हुआ था, उसने सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल किया था और निस्संदेह वह फिर से ऐसा ही करेगा। वह समझाती है कि वह घाटी में कहीं भी हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि उसकी गुमशुदगी किसी की लापरवाही या असफलता का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये उन लोगों के लिए बदलावों के दौरान आने वाली कठिनाइयों का परिणाम है जो ट्रॉमा और ऑटिज्म से जूझ रहे हैं। उन्होंने समझाया कि ये अनुभव अक्सर सबसे खतरनाक पल हो सकते हैं। अगस्त के गायब होने को लगभग 1 हफ्ता हो गया है। हालांकि ये उसके पिछली बार गायब होने की तुलना में कम समय है, लेकिन इसने उसके परिवार को बहुत चिंता में डाल दिया है, खासकर उसकी मां को, जो बस चाहती है कि उनका बेटा सुरक्षित रहे। लोरी सोशल मीडिया और समाचार चैनलों पर लगातार सक्रिय रही है, क्योंकि वह सॉल्ट लेक सिटी समुदाय से अनुरोध कर रही है कि वे नजर रखें। अब वह सुबह सुबह ड्राइवरों और स्वयंसेवकों से इलाके में तलाश करने की अपील कर रही है। अगस्त को आखिरी बार हल्की हुडी पहने हुए देखा गया था, लेकिन हो सकता है कि उसने दूसरी बार भी कपड़े बदल लिए हों, जैसा कि उसने पहली बार गायब होने पर किया था। इस लापता व्यक्ति के बारे में किसी भी तरह की जानकारी या देखे जाने की सूचना सॉल्ट लेक सिटी पुलिस विभाग को 801 799 3000 पर दी जा सकती है। 38 वर्षीय माइकल स्ट्रॉन के दोस्तों और परिवार के अनुसार जून 1992 में लापता होने से ठीक पहले वह शोक से जूझ रहे थे। उनके माता पिता के साथ उनका बहुत करीबी रिश्ता था, लेकिन कुछ महीने पहले उनकी मां का निधन हो गया था। यह स्वाभाविक रूप से उन पर गहरा प्रभाव डालता था और ऐसा माना जाता है कि इसका उनके लापता होने में भी हाथ हो सकता है। माइकल अपने माता पिता के साथ न्यूकैसल अपॉन टाइन में रह रहे थे, जहां वे एक फोर्कलिफ्ट ड्राइवर के रूप में काम करते थे, लेकिन 1990 में उनकी नौकरी चली गई थी। इससे वे आर्थिक रूप से मुश्किल में आ गए और उन्होंने गुजारा करने के लिए जो भी कर सकते थे करना शुरू कर दिया। कभी कभी वे बार और नाइट क्लब में बाउंसर के रूप में रात की शिफ्ट में काम करते थे और कभी कभी वे मैकेनिक के तौर पर काम करते थे। उनके दोस्तों ने पुलिस को बताया कि वे बहुत मिलनसार और पसंद किए जाने वाले इंसान थे, जिन्हें अक्सर इलाके के किसी पब में पाया जा सकता था, क्योंकि उनके पास फुल टाइम नौकरी नहीं थी। वे इलाके में बहुत मशहूर थे, लेकिन अपनी सरल स्वभाव के कारण लोग अक्सर उनका फायदा उठा लेते थे। अपनी गुमशुदगी से पहले के हफ्तों में माइकल के लिए चीजें बेहतर होती दिख रही थी। उन्होंने अपने एक दोस्त से कहा था कि उनके पास कुछ ऐसा बिजनेस है जिससे उन्हें बहुत पैसा मिलने वाला है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि वह एक मर्सिडीज बेंज खरीदने वाले हैं, लेकिन उनके दोस्तों ने उन्हें ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि माइकल कभी कभी बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें करने के लिए जाने जाते थे। गवाहों ने बताया कि उन्होंने आखिरी बार माइकल को उस साल 19 जून को पर्सी आर्म्स पब में देखा था। जाने से ठीक पहले उन्होंने पब के मालिक पीटर ओवेंस से लगभग 8:40 बजे बात की थी। उन्होंने बताया कि माइकल ने उनसे कहा था कि वह अपनी सवारी का इंतजार कर रहे हैं, और यह भी जोड़ा कि वह और कार चलाने वाला व्यक्ति डरहम जाने वाले हैं ताकि एक शामियाना उठा सके। उनके एक दोस्त जो उस समय बीमार थे ने बताया कि माइकल उनसे मिलने आए थे और उनके पास हजारों पाउंड नकद थे। उन्होंने कहा कि वह डॉन नाम के एक व्यक्ति से मिलने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई और जानकारी नहीं दी। जब वह घर नहीं लौटे तो उन्हें लापता घोषित कर दिया गया और उनकी कार उस पब से लगभग 100 गज दूर मिली जहां उन्हें आखिरी बार देखा गया था। उनकी टोपी कार के अंदर मिली, लेकिन वाहन से कोई और सुराग नहीं मिला। किसी ने पुलिस को बताया कि माइकल पर गायब होने से लगभग 2 हफ्ते पहले हमला हुआ था, लेकिन हमले की प्रकृति और हमलावर का नाम अज्ञात है।
2013 में न्यूकैसल के टाइनडेल के 2 लोगों को जिम्मेदार समझकर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। उनका कद 6 फुट 3 इंच बताया गया है और वजन 322 पाउंड है। उनकी गुमशुदगी के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन माना जाता है कि जब वे लापता हुए थे तब उनकी पूरी दाढ़ी और मूंछ थी। जो भी व्यक्ति माइकल के मामले में पुलिस की मदद कर सकता है उसे नॉर्थम्ब्रिया पुलिस से आपातकालीन नंबर 101 पर संपर्क करना चाहिए। 21 नवंबर को शाम 6 बजे एक युवा व्यक्ति को निगरानी कैमरे में कैद किया गया था, जब वह एक अन्य युवा व्यक्ति के साथ एक वाहन में चढ़ रहा था। रात 10 बजे पहले व्यक्ति को जैक्सन टाउनशिप न्यू जर्सी में देखा गया था और फिर वह गायब हो गया। वह व्यक्ति 22 वर्षीय मॉर्टिमर वॉल्टमैन था, जो रटगर्स विश्वविद्यालय में कृषि की पढ़ाई कर रहा अंतिम वर्ष का छात्र था। वो अपनी माँ से मिलने के लिए उस इलाके में आया था जब उस मनहूस दिन वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। मॉर्टिमर अपने परिचित एडम जालुक की कार में बैठ गया था। वे दोनों रीजनल डे स्कूल की पार्किंग में गए और साथ में कॉलियर्स मिल की ओर बढ़े, जो पास में स्थित एक जंगल वाला नेचर प्रिजर्व है। एडम बाद में अपने परिचित के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराएगा। यह रिपोर्ट 22 नवंबर को दोपहर 12 बजे दर्ज की गई थी। ये तब हुआ जब एडम को एहसास हुआ कि उसका परिचित न तो अपनी माँ के घर लौटा है और न ही उसने किसी से संपर्क किया है। एडम जल्द ही उस अजीब गायब होने के पीछे के डरावने हालातों का खुलासा करेगा। उसने बताया कि संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद परिचितों के बीच किसी अनजान बात को लेकर तीखी बहस हो गई थी। गुस्से में आकर मॉर्टिमर ने कथित तौर पर हाई ब्रिज रोड पर स्थित जंगलों की ओर दौड़ लगा दी और पेड़ों के बीच गायब हो गया। उस युवक की कार रीजनल डे स्कूल की पार्किंग में छोड़ दी गई थी, जो उसकी मां के घर से ज्यादा दूर नहीं थी। लापता होने की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मॉर्टिमर के मामले को खतरे में लापता के रूप में सूचीबद्ध किया। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने लापता व्यक्ति को खोजने के प्रयास में विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया। ड्रोन ने ऊपर से इलाके की तलाश की, जबकि कुत्तों की टीमों ने जमीन पर खोजबीन की। हालांकि इन दोनों प्रयासों में से कोई भी उपयोगी साबित नहीं हुआ। जंगल वाले इलाके में मॉर्टिमर का कोई सुराग या निशान नहीं मिला है और कुत्ते भी कोई गंध नहीं पकड़ पाए। हाल ही में ये मामला ओशन काउंटी प्रोसिक्यूटर के कार्यालय को सौंप दिया गया है, जिसने जांच जारी रखी है। तब से उन्होंने एडम और मॉर्टिमर के रिश्ते के बारे में कुछ परेशान करने वाले तथ्य उजागर किए हैं। हालांकि वे एक दूसरे को जानते थे, लेकिन पता चला कि एडम पर पहले मॉर्टिमर को तेज धार वाले ब्लेड से धमकाने का आरोप लगाया गया था। उस पर यह भी आरोप है कि उसने लापता व्यक्ति की कार को टक्कर मारी और उसे नुकसान पहुंचाया। एडम को 8 दिसंबर को इन आरोपों के लिए अदालत में पेश होना था, लेकिन बिना किसी स्पष्टीकरण के तारीख बदल दी गई। संभवतः पीड़ित की गुमशुदगी से संबंधित कारणों से उनके इतिहास के बावजूद पुलिस ने सुझाव दिया कि ऐसा नहीं लगता था कि मॉर्टिमर को किसी भी तरह से एडम के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर किया गया था। उसे वाहन में जबरदस्ती नहीं डाला गया था और ना ही उसे धमकी दी गई थी। हालांकि परिवार अभी भी चाहता है कि पुलिस एडम जालुक से फिर से पूछताछ करे, जिस पर चौथे दर्जे की संपत्ति नुकसान की आपराधिक धारा और चौथे दर्जे के हथियार संबंधी आरोप के आरोप है। मॉर्टिमर के भाई जैक के अनुसार एडम ने कथित तौर पर मॉर्टिमर की गुमशुदगी से पहले के महीनों में उसका पीछा किया था और जैक के अनुसार वह परिवार के घर के आसपास मंडराता रहता था। इससे यह विचार कि वे सिर्फ जान पहचान वाले थे गलत प्रतीत होता है। इस गुमशुदगी की परिस्थितियां निश्चित रूप से एडम को संदिग्ध बनाती है, लेकिन उसे न तो जांच के लिए अहम व्यक्ति के रूप में और न ही संदिग्ध के रूप में नामित किया गया है। कोई सबूत नहीं है जो यह सुझाव दे कि वह इस घटना के पीछे था या उसका इससे कोई लेना देना था। इस व्यक्ति के ठिकाने या उसे कहीं देखे जाने की कोई जानकारी जैक्सन टाउनशिप पुलिस को 732 928 1111 पर दी जा सकती है। कई लोगों को लगता है कि जैमी जो टेट की गुमशुदगी में किसी आपराधिक कृत्य का हाथ है। जैमी जो टेट 33 साल की महिला है जो इंडियानापोलिस इंडियाना से हैं और जिन्हें जुलाई 2020 से किसी ने देखा या सुना नहीं है। ये मामला उस महीने की 31 तारीख को शुरू हुआ जब जैमी अपने पूर्व प्रेमी रॉबर्ट सोरेल जूनियर के घर गईं, जो साउथ वॉर्मन एवेन्यू के 500 ब्लॉक में है। दोनों कुछ समय से साथ थे, लेकिन जब सोरेल्स जैमी के प्रति हिंसक हो गया तो जैमी ने रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। उससे ब्रेकअप करने के बाद सोरेल्स शायद ये स्वीकार नहीं कर पाया कि रिश्ता खत्म हो गया है और वो लगातार जैमी का पीछा करता और उसे परेशान करता रहा। यह ठीक पता नहीं चल पाया है कि क्या हुआ था, लेकिन गवाहों ने पुलिस को बताया कि अगली सुबह करीब 5 बजे उन्होंने बाहर शोरगुल सुना था। जब उन्होंने जाकर देखा तो उन्होंने देखा कि जैमी और सोरेल्स उसके घर के बाहर जोरदार बहस कर रहे थे। वहां से झगड़ा और बढ़ गया और आखिरकार सोरेल्स ने जैमी को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए अपने घर के अंदर ले गया। यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि वह जैमी के मामले में मुख्य संदिग्ध बन गया, क्योंकि यही आखिरी बार था जब उसे देखा गया था। जब वो तय योजना के अनुसार घर नहीं लौटी तो उसके परिवार को चिंता होने लगी
और उन्होंने 5 अगस्त को इंडियाना पुलिस मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसे आखिरी बार देखे कई दिन बीत चुके थे, जिससे जांचकर्ताओं की परिस्थिति मुश्किल हो गई। उसके दोस्तों और परिवार के सभी लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी के पास भी यह जानकारी नहीं थी कि जैमी कहाँ हो सकती है। कई लोगों को जांच के दायरे में रखा गया, लेकिन कोई सुराग न मिलने के कारण मामला ठहर सा गया। तलाशी वारंट जारी किए गए और उन पर अमल भी किया गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। और आखिरकार पुलिस ने जनता से अपील की कि अगर किसी के पास कोई अतिरिक्त जानकारी है तो वो आगे आए। लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि उन्हें कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिनसे उन्हें लगता है कि जेमी के साथ कुछ गलत हुआ है। सॉरेल के पड़ोसी ने फिर आगे आकर बताया कि उसने उस रात क्या देखा था, और कई और पड़ोसियों से भी पूछताछ की गई कि क्या उनके पास उस तीखी बहस के बारे में कोई और जानकारी है, लेकिन कोई भी और सुराग नहीं दे सका। यह भी सामने आया कि जब वह 31 जुलाई की दोपहर करीब 3:30 बजे वेस्ट वॉशिंगटन स्ट्रीट पर चल रही थी तो एक नीली कार में किसी ने उसे कुचलने की कोशिश की, लेकिन वह समय रहते रास्ते से हट गई। यह कभी पुष्टि नहीं हुई कि इसका उसकी गुमशुदगी से कोई संबंध था या नहीं, लेकिन चूंकि उसके मामले में आपराधिक कृत्य की आशंका बहुत ज्यादा है, इसलिए इस संभावना को नकारा नहीं गया है। आगे के महीनों में उसके कुछ दोस्तों ने ऑनलाइन ऐसी टिप्पणियां की जिनसे जांचकर्ताओं की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने कहा कि जैमी शायद ब्लेक बर्नेल नाम के एक व्यक्ति से जुड़ा अपराध देख सकती थी जिसे मृत पाया गया था। उन्होंने अनुमान लगाया कि चूंकि उसने अपराध देखा था, इसलिए वो उन लोगों का निशाना बन गई होगी जिन्होंने बर्नेल की जान ली थी, और वही लोग उसकी गुमशुदगी के लिए जिम्मेदार थे। यह अनुमान लगाया गया है कि वह इस मामले में पुलिस के साथ काम कर रही थी और अपराधियों ने उसे चुप करा दिया। ये सब अभी भी सिर्फ अटकलें हैं और जैमी का अंजाम आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। उनका वर्णन किया गया है कि उनके बाल भूरे हैं और आंखें नीली हैं। उनकी लंबाई 5 फीट 6 इंच है और वजन 140 पाउंड है। जो भी व्यक्ति इस मामले में और सुराग जोड़ सकता है, उससे अनुरोध है कि वह इंडियाना पुलिस मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग से 317 327 6160 पर संपर्क करें। जेमी का केस नंबर MP 73687 है। थॉमस वाइट के साथ क्या हुआ? यह वही अनुत्तरित सवाल है जो 14 अक्टूबर से ओरेगन में छाया हुआ है। उस दिन करीब सुबह 10 बजे 78 वर्षीय व्यक्ति ने फॉरेस्ट ग्रोव में वैली क्रेस्ट वे और सर्कल क्रेस्ट ड्राइव के पास अपने घर से निकल गए थे। वो हमेशा की तरह टहलने निकले थे, लेकिन इस बार वो फिर कभी घर वापस नहीं लौटे। ज्यादातर लोगों ने सोचा था कि उनकी उम्र के हिसाब से ये एक छोटी, जल्दी खत्म होने वाली सैर होगी, लेकिन थॉमस गेल्स क्रीक रोड तक चले गए थे, जहां उन्हें दोपहर करीब 3:30 बजे आखिरी बार देखा गया था। घंटे बीतते गए, लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं चला। जब शाम 5 बजे के बाद भी वो घर नहीं लौटे, उस दिन उनके परिवार को चिंता होने लगी और वे थॉमस के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए फॉरेस्ट ग्रोव पुलिस विभाग पहुंचे। उस दिन शाम 5:37 बजे रिपोर्ट दर्ज की गई और अधिकारियों ने तुरंत काम शुरू कर दिया, क्योंकि यह मामला साफ तौर पर बेहद जरूरी था। हालांकि ज्यादातर गुमशुदगी के मामलों से अलग, पुलिस अधिकारी वास्तव में लापता व्यक्ति से मोबाइल फोन के जरिए संपर्क करने में सक्षम थे। हालांकि बातचीत बहुत संक्षिप्त रही। थॉमस केवल इतना बता सके कि वे एक गड्ढे में गिर गए हैं और उन्हें नहीं पता कि वे कहाँ हैं। फोन की ट्रायंगुलेशन करना सबसे कठिन साबित हुआ और संभावित स्थान का पता लगाने में अंततः असफल रहा। ये जानते हुए कि एक आदमी बिना खाना या पानी के गहरे गड्ढे में फंसा हुआ है, अधिकारियों ने जितने ज्यादा लोग इकट्ठा कर सकते थे उतने लोगों को इकट्ठा किया ताकि थकाऊ खोज शुरू की जा सके। 800 लोग उस इलाके में इकट्ठा हुए जहां थॉमस को आखिरी बार देखा गया था। वे समूहों में फैल गए और खोज के दौरान एक बड़े क्षेत्र को कवर किया जो 6 दिनों तक चलती रही। लेकिन निराशा की बात यह रही कि कोई और सुराग नहीं मिला जो जांचकर्ताओं को सही दिशा में ले जा सके। आखिरकार खोज बंद कर दी गई और पुलिस ने गेल्स क्रीक रोड के सभी निवासियों से संपर्क किया। उनसे अनुरोध किया कि वे अपनी संपत्तियों की जांच करें। विल्सन रिवर हाईवे का भी उल्लेख मिस्टिक ड्राइव और शियरर रोड के साथ किया गया। इस अपील के साथ खोज का दायरा और भी बढ़ा दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। इस लापता व्यक्ति के बारे में जानकारी फॉरेस्ट ग्रोव पुलिस विभाग को 5036290111 पर दी जा सकती है। रॉबर्ट टेरेंस मैकलॉफ्लिन, जो एक रैपर हैं और रॉयल फ्रांसिस के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके लापता होने की जांच सितंबर 2017 में शुरू हुई थी और अब तक हल नहीं हो पाई है। उस समय वह जैक्सनविल, फ्लोरिडा में एक प्रसिद्ध रैपर बन चुके थे और उन्हें अक्सर उनकी आकर्षक गीतों के बोल और जोशीले लाइव शो के लिए सराहा जाता था। हालांकि उनकी जिंदगी सही रास्ते पर लगती थी, वहां तक पहुंचना आसान नहीं था, जैसा कि 2014 में हुई एक घटना से साबित होता है। उस साल रॉबर्ट एक कार दुर्घटना में शामिल हो गए थे, जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हें मस्तिष्क की गंभीर चोट आई थी,
लेकिन सही इलाज और अपने प्रियजनों के समर्थन की वजह से वे आखिरकार अपनी संगीत करियर में वापस लौटने में सफल रहे। उन्हें कुछ याददाश्त की कमी हुई थी, लेकिन उन्होंने शानदार तरीके से ठीक हो गए थे। 24 सितंबर 2017 को हालात और भी खराब हो गए थे। उनकी मां ने बताया कि उस दिन वह उनसे मिलने आए थे और उन्होंने उनके घर पर जैक्सनविल जैगुआर्स का मैच देखा था। उसके बाद वह उसी शाम वहां से चले गए, यह कहते हुए कि वह कुछ दोस्तों से मिलने जा रहे हैं ताकि वे साथ में बास्केटबॉल खेल सके। हालांकि वहां जाने से पहले ये पता चला है कि वो पहले अपने अपार्टमेंट गए थे जो कैपर लैंडिंग कॉम्प्लेक्स में स्थित था, क्योंकि कई गवाहों ने उन्हें रात करीब 10 बजे वहां देखा था। ये आखिरी बार था जब किसी का भी रॉबर्ट से कोई संपर्क हुआ था। जब अगले दिन वह नहीं मिले तो उनके परिवार ने पुलिस से संपर्क किया और जांच शुरू की गई। इस बीच उनके दोस्त और परिवार उन इलाकों में तलाश करने लगे जहां रॉबर्ट अक्सर समय बिताते थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें नहीं देखा था। आने वाले हफ्तों में उनकी मां एंजेला इस मामले की प्रगति से और भी ज्यादा निराश होती गई। उन्होंने मीडिया को बताया कि उन्हें जांचकर्ताओं से कभी कोई जानकारी नहीं मिली और आमतौर पर उन्हें ये भी पता नहीं होता था कि उनके बेटे को खोजने के लिए क्या किया जा रहा है। जब पुलिस रॉबर्ट के अपार्टमेंट पहुंची तो उन्होंने उसकी कार को हमेशा की तरह पार्किंग में खड़ा पाया और अपार्टमेंट के अंदर उन्हें उसकी कई निजी चीजें मिली, जिनमें उसका बटुआ, पहचान पत्र और कपड़े शामिल थे। हालांकि उसका फोन और अपार्टमेंट की चाबियां नहीं मिली और माना जाता है कि जब वो लापता हुआ तो ये चीजें उसके पास ही थीं। उसके दोस्तों और परिवार ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वो अपनी मर्जी से गायब हुआ है, क्योंकि उसके जॉर्जिया में शो पहले से तय थे। इसके बाद रॉबर्ट के एक पड़ोसी ने आगे आकर अतिरिक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक काली डॉज चार्जर को परिसर में आते हुए देखा और फिर उन्होंने रॉबर्ट को उसमें बैठे हुए देखा, लेकिन वे ड्राइवर को ठीक से नहीं देख पाए। जिस बात ने और चिंता बढ़ा दी है वो ये है कि रॉबर्ट पहले कार में बैठे किसी व्यक्ति से बहस करने लगे थे जब वे अभी भी परिसर की सीढ़ियों पर खड़े थे, लेकिन बाद में वे शांत हो गए और फिर कार में बैठ गए जैसा कि उन्हें करने के लिए कहा गया था। इस बीच पुलिस ने अनुमान लगाया कि रॉबर्ट बस किसी नए इलाके में चला गया है और उसके परिवार को बताया गया कि वह 18 साल से ऊपर है, इसलिए वह अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। लेकिन पुलिस का कहना है कि मामला अभी भी खुला है और जो भी नए सुराग मिलेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। रॉबर्ट के बाल काले और आंखें भूरे रंग की बताई जाती है। उसकी लंबाई 5 फुट 10 इंच है और वजन 150 से 210 पाउंड के बीच है। जब वो लापता हुआ था तब उसे आखिरी बार काले शॉर्ट्स और काली टी शर्ट पहने हुए देखा गया था। उसके दोनों हाथों पर टैटू हैं, एक सोने का दांत है और उसकी दाढ़ी है और ड्रेडलॉक्स है। जो भी इस मामले में मदद कर सकता है वह जैक्सनविल पुलिस विभाग से 904-6302-627 पर संपर्क करें। डॉन रोज फर्श पर फैली अपने बेटे की तस्वीरों के एक सेट को घूरते हुए बैठी थी। दुर्भाग्यवश वे वहां किसी आने वाले जश्न के लिए नहीं थे। वे तस्वीरें थी जिन्हें वह अपने बेटे के लापता होने के पोस्टरों पर इस्तेमाल करने वाली थी और वह बेतहाशा जवाब ढूंढ रही थी और किसी भी जानकारी के लिए गुहार लगा रही थी जिससे उसके बेटे का पता चल सके, चाहे वह जिंदा हो या नहीं। रूबेन करांजा, जो एक टैटू आर्टिस्ट और कार्नल कैनवस इंक के सीईओ और संस्थापक थे, ग्रीन्सबर्ग पेंसिल्वेनिया के निवासी थे जब वे लापता हो गए। इस मामले से जुड़ी परिस्थितियां रहस्यमय और अस्पष्ट हैं और केवल सीमित जानकारियां ही सामने आई हैं। यह रहस्य 29 जुलाई को शुरू होता है जब 36 वर्षीय रूबेन करांजा को आखिरी बार ग्रीन्सबर्ग में देखा गया था। उसकी गतिविधियां अज्ञात हैं। ऐसा लगता है कि किसी को नहीं पता कि वो अपने घर से कब निकला, कहां गया या उस दिन उसकी क्या योजना थी। लेकिन उस सुबह 7:49 पर उसका मोबाइल फोन माउंट प्लेजेंट इलाके में पिंग हुआ था। ये रूबेन की गतिविधियों का आखिरी संकेत होगा। उसके बाद उसके फोन ने फिर कभी पिंग नहीं किया और उसकी कोई और निशानी सामने नहीं आई। लापता व्यक्ति जब गायब हुआ था तब वह एक सफेद 2002 टोयोटा एवलॉन चला रहा था। उसकी नंबर प्लेट HSG 7080 थी और वह रूबेन के साथ ही गायब हो गई थी। गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद स्थानीय पुलिस विभाग ने मेहमतपात, लिंद रन स्टेट पार्क और बीम रॉक्स में व्यापक खोज शुरू की। ये सभी जगह थी जहां वह अक्सर जाया करते थे, लेकिन पूरी जांच के बावजूद कोई अतिरिक्त सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद 10 अगस्त को वह टोयोटा जिसे रूबेन आखिरी बार चलाते हुए देखा गया था मिल गई। इसे एक अनजान जगह से लाकर एकमे में रिज रोड के पास एक इलाके में जानबूझकर छुपाया गया था ताकि उसे आसानी से न देखा जा सके। जांचकर्ताओं का मानना है कि कार को वहां 5 अगस्त को ही रखा गया था, उसी दिन जब अधिकारियों ने रूबेन की गुमशुदगी की जानकारी सार्वजनिक की थी। विभाग ने संकेत दिया कि उन्हें नहीं लगता कि यह समय केवल एक संयोग था, बल्कि यह बहुत सोच समझकर योजना बनाई गई थी, जिससे यह इशारा मिलता है कि रूबेन की रहस्यमयी गुमशुदगी के पीछे कुछ खतरनाक छुपा हो सकता है। ग्रीन्सबर्ग पुलिस के अनुसार वाहन को वहां लाया गया था
और वे उसके अंदर से डीएनए और फिंगरप्रिंट के सबूत जुटाने में सफल रहे। उन्होंने इन सुरागों के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है। हालांकि जांचकर्ताओं ने यह भी पुष्टि की कि वे कुछ लोगों की जांच कर रहे थे और उन्हें इसमें शामिल न पाए जाने पर बाहर कर रहे थे। संभावित संदिग्धों के नाम कभी उजागर नहीं किए गए और अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस लापता व्यक्ति के ठिकाने के बारे में जानकारी ग्रीन्सबर्ग सिटी पुलिस विभाग को 7243843800 पर दी जा सकती है। बेकी गैरी, जिनका पूरा नाम रेबेका था, 1988 में अपनी बेटी के साथ लुइसियाना के बैटन रूज शहर में आ गई थी। उस साल उनकी बेटी ने क्रिसमस बेकी के माता पिता के साथ श्रेवेपोर्ट में मनाया, लेकिन बेकी ने घर पर ही रहने का फैसला किया। बाद में इस बारे में बात करते हुए उनकी बेटी को यह बहुत अजीब लगा, क्योंकि यह यात्रा पहले से तय नहीं थी और यह आखिरी समय में लिया गया फैसला था। उनकी 12 साल की बेटी ने उनसे साथ चलने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन बेकी अपने फैसले पर अडिग रही और उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक तरफा बस टिकट खरीदी, जो इस समय तक इस स्थिति से बहुत परेशान और नाराज हो चुकी थी। उन दोनों के बीच जोरदार बहस हुई, जो तब जाकर खत्म हुई जब उनकी बेटी बस में बैठ गई। अब उनकी बेटी का मानना है कि बेकी उसे उस इलाके से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि क्यों। जब क्रिसमस आया और चला गया और बेकी की कोई खबर नहीं मिली, तो परिवार के बाकी लोग चिंता करने लगे कि कुछ अनहोनी हो रही है। 27 दिसंबर को बेकी की बहन ने उनसे संपर्क किया, जिसने उससे बात की थी। उसने कहा कि वह बैटन रूज छोड़ने के बारे में सोच रही थी, क्योंकि उसके शब्दों में वहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और उसे किसी की जरूरत थी जो उसे वहाँ से ले जाए। दुर्भाग्यवश बेकी ने कभी यह नहीं बताया कि चीजें क्यों ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन ये संदेश उसकी सबसे अच्छी दोस्त को दे दिया गया और यह मान लिया गया कि वह उसे लेने जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस से संपर्क किया गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि परिवार को बताया गया कि शायद वह कहीं बाहर मजे कर रही है। उन्हें गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने से भी हतोत्साहित किया गया, जो कि बेहद अजीब है। अगले साल जनवरी में बेकी के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के मैनेजर ने उसके परिवार को बताया कि उसका किराया बकाया है और वो घर पर नहीं है। उसे अपार्टमेंट में जाने के लिए कहा गया, जो उसने अनिच्छा से किया, और वहाँ जो उसने देखा उसने उसे हैरान कर दिया। कॉफी मशीन चालू थी और काउंटर पर 2 कप कॉफी रखे थे। बाथटब पानी से भरा हुआ था और बेकी का सामान पैक किया हुआ था, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। किराया न चुकाने के कारण उसका सारा सामान सड़क पर फेंक दिया गया, इसलिए उसके एक परिवार के सदस्य ने बैटन रूज जाकर वह सामान इकट्ठा किया। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन एक बार फिर उन्होंने कोई खास रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि वे कभी अपार्टमेंट पर पहुंचे ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि संभावित महत्वपूर्ण सबूत, जैसे कि उंगलियों के निशान, कभी इकट्ठा ही नहीं किए गए। और बाद में उन्होंने कहा कि गुमशुदा व्यक्ति का मामला केवल 20 जनवरी को ही दर्ज किया गया, जबकि परिवार ने 27 दिसंबर से ही बार बार उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की थी। बाद में यह सामने आया कि बेकी अपने गायब होने से पहले अपने साथ एक मनीला लिफाफा लेकर घूम रही थी और उसने अपनी माँ से कहा था कि अगर उसके साथ कभी कुछ हो जाए तो उसका परिवार वह लिफाफा उसके बिस्तर के नीचे चिपका हुआ पा सकता है। उसके गायब होने के बाद उन्होंने उसके बिस्तर और गद्दे के नीचे देखा, लेकिन वह लिफाफा गायब था और किसी को नहीं पता कि उसके अंदर क्या था। लेकिन बेकी कभी वापस नहीं आई और उसकी बेटी की परवरिश उसके दादा दादी ने ही की। वह अब भी उम्मीद करती है कि एक दिन उन्हें पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ था, और पुलिस ने कहा है कि मामला अभी भी जांच के अधीन है, लेकिन ये साफ है कि जांच रुकी हुई है, क्योंकि अब तक कोई और सुराग नहीं मिला है। बेकी के बाल भूरे और आंखें हरी थी। उस समय उसकी लंबाई 5 फीट 1 इंच थी और वजन 105 पाउंड था। जो भी व्यक्ति उसके मामले को सुलझाने में मदद कर सकता है, उसे बैटन रूज पुलिस विभाग से 225389-2000 पर संपर्क करना चाहिए। मेलिसा शर्ली कैसियस रैंचो डी टाओस, न्यू मैक्सिको की निवासी हैं और लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी में कर्मचारी हैं। वह एक प्रशासनिक सहायक के रूप में काम करती थी। उनके पति मार्क भी उसी लैब में काम करते हैं। अपने खाली समय में मेलिसा तीरंदाजी का आनंद लेती थी। यह एक खेल है जिसमें उन्होंने कई ट्रॉफियां जीती थी। वह एक उत्साही शिकारी भी थी। यह इस साल का जून महीना था और कैसियस परिवार के लिए सब कुछ सामान्य ही चल रहा था। ये सब 26 तारीख तक सामान्य था, जब ताओस पर कुछ अजीब और डरावना छा गया। उस सुबह परिवार ने अपनी सामान्य दिनचर्या शुरू की। सुबह की कॉफी पी और काम के लिए तैयार होने लगे। 6:15 बजे तक वे लोग लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी पहुंच गए, जहां मेलिसा को एहसास हुआ कि वह अपना कर्मचारी बैज भूल गई है। लॉस एलामोस से ताओस और फिर वापस आने की दूरी को देखते हुए मेलिसा ने तय किया कि वह घर से ही काम करना पसंद करेगी। हालांकि वहां जाने से पहले मेलिसा कुछ जगहों पर रुकेगी। मेलिसा की भतीजी के अनुसार वह पहले पोस्ट ऑफिस गई और बाद में अपनी बेटी सिएरा को टाउस के एक कैफे में छोड़ आई। जब सिएरा उस दिन बाद में काम से घर लौटी तो उसने घर को खाली पाया। हालांकि उसकी माँ की कार ड्राइववे में खड़ी थी और उसका बटुआ, फोन और पहचान पत्र घर के अंदर थे। मेलिसा निस्संदेह उस दिन घर लौटी थी,
लेकिन वो वहां ज्यादा देर नहीं रुकी। सियरा ने अपने पिता को इस बारे में बताया और शाम 5 बजे तक उन्होंने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट कर दी। तुरंत ही जांच शुरू हो गई और ज्यादा समय नहीं लगा जब लापता महिला की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। 53 वर्षीय महिला को आखिरी बार देखे जाने की जानकारी में से एक डाउनटाउन टाओस की जॉन डन की दुकान से मिली थी। उसे सीसीटीवी फुटेज में दुकान से बाहर निकलते, अपनी कार में बैठते और वहां से जाते हुए देखा गया था। मेलिसा को आखिरी बार उसी दिन दोपहर करीब 2 बजे देखा गया था। एक गवाह के अनुसार उसे ताओस में हाईवे 518 पर दक्षिण की ओर पैदल चलते हुए देखा गया था। रिंग डोरबेल कैमरे की फुटेज देखने के बाद परिवार यह पुष्टि कर सका कि गवाह ने जिस महिला को देखा था वह वास्तव में मेलिसा ही थी। उन्हें यह पता नहीं था कि वो कहाँ जा रही थी या क्यों जा रही थी। उसे कोई ज्ञात मानसिक समस्या या किसी तरह की अक्षमता नहीं थी। उसका व्यवहार असामान्य और चिंताजनक था। यह और भी ज्यादा चिंता की बात थी जब वह घर वापस नहीं लौटी। जांचकर्ताओं ने उस इलाके में संक्षिप्त खोजबीन की जहां उस लापता महिला को आखिरी बार देखा गया था, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। आखिरकार उन्हें मैदान में अपनी तलाश रोकनी पड़ी और वे नई जानकारी, सूचनाओं या उसके देखे जाने की अन्य खबरों का इंतजार करने लगे। हाल ही में ही परिवार को एक महत्वपूर्ण संभावित सुराग के बारे में पता चला। 28 जून को फेसबुक पेज पर की गई एक पोस्ट के अनुसार उन्होंने पॉट क्रीक इलाके में एक घोड़े को पेड़ से बंधा हुआ देखा था। मेलिसा को घोड़े और पहाड़ बहुत पसंद थे, लेकिन बिना किसी को बताए चले जाना उनके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। परिवार ने इस बात पर जोर दिया है कि मेलिसा जानबूझकर गायब नहीं हुई हैं और यहाँ समथिंग संदिग्ध चल रहा हो सकता है। यह भी बताया गया है कि उन्हें एक अज्ञात स्वास्थ्य समस्या के लिए रोजाना दवा की जरूरत होती है। उसकी जानकारी देने वाले को $7,000 का इनाम रखा गया है और क्राइम स्टॉपर्स ने अतिरिक्त $2,500 देने की पेशकश की है। इस लापता व्यक्ति के बारे में जानकारी न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस को 505442567771 पर दी जा सकती है। अपहरण, हाईजैकिंग और रहस्यमय गुमशुदगी जैसे अपराधों के मामले में दक्षिण अफ्रीका दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है। ये बात 2018 में भी सच थी जब एक नॉर्वेजियन छात्रा जिसका नाम मारी उस्तवोल्ड था, उसने उस देश की यात्रा करने का फैसला किया और वो कभी अपने घर वापस नहीं लौटी। वेस्टर्न केप के सेज फील्ड में पहुंचने के बाद वो उस साल 18 अप्रैल को उस इलाके से गुजर रहे एक टूर ग्रुप का हिस्सा थी और ग्रुप का शेड्यूल था कि वे मियोले बीच के पास अफ्रो वाइब बैकपैकर्स में चेक इन करेंगे। बाद में ग्रुप ने पुलिस को बताया कि मैरी ने टूर के एक कपल के निकलने के बाद टहलने का फैसला किया, लेकिन वह कपल तेज हवाओं के चलते जल्दी लौट आया। उन्होंने मैरी को बीच पर बैठा हुआ देखा, लेकिन उन्होंने उसे परेशान न करने का फैसला किया। बीच छोड़ने से पहले उन्होंने समुद्र की एक फोटो ली और वही आखिरी बार था जब मैरी को देखा गया था। रात का खाना 7 बजे परोसा गया था, लेकिन वह नहीं आई, जिससे समूह में कुछ चिंता हुई। उन्होंने उसे मोबाइल पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और 7:11 बजे टूर गाइड ने नेशनल सी रेस्क्यू इंस्टीट्यूट को सूचित किया कि मैरी लापता है। करीब 20 मिनट बाद खोजबीन शुरू हुई, जिसमें खोजी कुत्तों, पुलिस और सेजफील्ड कम्युनिटी ओरिएंटेड पुलिस की मदद ली गई, लेकिन मैरी का कोई सुराग नहीं मिला। समुद्र तट, नदी का मुहाना, टीलों और आसपास के इलाकों में भी तलाश की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मौसम बेहद खराब हो गया था और समुद्र बहुत उग्र था, इसलिए अंदाजा लगाया गया कि शायद उसने आसपास कहीं शरण ली हो। लेकिन उसी रात बाद में समुद्र तट पर एक जोड़ी सफेद जूते, एक सफेद टोपी और एक आईफोन मिला। यह पुष्टि हुई कि जूते और फोन मारी के थे, लेकिन टोपी एक रहस्य बनी रही। कई दिनों तक हवा से, समुद्र में और जमीन पर खोजबीन की गई, लेकिन मारी का कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों ने बताया कि जब मारी को आखिरी बार देखा गया था तब वह सफेद टॉप और नीली जीन्स पहने हुए थी, जबकि दूसरों ने बताया कि उसने गहरे रंग का फूलों वाला टॉप और काली पैंट पहनी थी। जब और कुछ नहीं मिला तो आखिरकार खोज बंद कर दी गई और मारी कभी नहीं मिली। अगर आपने उस रात मारी को देखा था या आपके पास कोई भी जानकारी है जिससे उसे ढूंढने में मदद मिल सके, तो आपसे निवेदन है कि निस्ना पुलिस विभाग से 04420366000 पर संपर्क करें। कुछ डरावना मई महीने में अरकानसास के पाइन ब्लफ के यूनिवर्सल एवेन्यू की अंधेरी सड़क पर छुपा हुआ था, कुछ ऐसा जो एक बेहद उलझाने वाली गुमशुदगी की वजह बना और कोई सुराग या निशान नहीं छोड़ा जिससे पता चल सके कि क्या हुआ था। ये रहस्य 13 मई की डरावनी रात को रात 9 बजे शुरू हुआ, जब एक स्थानीय निवासी जेनल ब्रैंडन अपने परिवार के घर की आरामदायक जगह छोड़कर बाहर निकली। उस रात वो अपने दोस्त के घर ताश खेलने आ रही थी। जांचकर्ताओं के अनुसार जेनल और उनकी दोस्त ने उस रात अच्छा समय बिताया, लेकिन वह ज्यादा देर तक नहीं चला। रात 10 बजे
ताश खेलने के सिर्फ 1 घंटे बाद 43 वर्षीय महिला वहां से चली गई। उस दोस्त के अनुसार जो यूनिवर्सल एवेन्यू पर रहती थी, जेनेल एक सफेद बॉक्स ट्रक में चढ़ गई। ड्राइवर की सीट पर एक अनजान आदमी था जिसे महिला के परिवार वाले भी नहीं पहचान सके। संभावित तौर पर दोस्त के घर से निकलने के बाद महिला अपने घर लौट रही होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जेनेल की उस शाम के बाकी समय की गतिविधियां अज्ञात है और अनुमानतः वह अगली सुबह 2 बजे से 4 मिनट पहले ही घर पहुंची होगी। उसी समय एक परिवार के सदस्य को एक संदेश मिला। वह संदेश जेनेल के नंबर से भेजा गया था, लेकिन क्या वास्तव में वही उसे भेजने वाली थी, यह अज्ञात है। उसके संदेश में परिवार के सदस्य को दरवाजा खोलने के लिए कहा गया था, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो जेनेल कहीं दिखाई नहीं दी। वह बाहर खड़ी नहीं थी और न ही बाहर कोई कार खड़ी थी। परिवार को यह संदेश भी अजीब और उसकी सामान्य बोलचाल के अंदाज से अलग लगा। जेनेल की 3 बेटियों में से एक के अनुसार वह आमतौर पर पूरे वाक्य में संदेश नहीं भेजती थी। वह आमतौर पर उस परिवार के सदस्य को भी संदेश नहीं भेजती थी जिसे उसने खास तौर पर दरवाजा खोलने के लिए कहा था। उसी दिन बाद में जब परिवार को उसकी कोई खबर नहीं मिली तो उन्होंने पाइन ब्लफ पुलिस विभाग में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसकी गैर मौजूदगी खास तौर पर चिंता का विषय थी, क्योंकि जॉयनल जब गई थी तो अपनी दवाइयां साथ नहीं ले गई थी। कहा जाता है कि उसे एक मानसिक समस्या है जिसके लिए उसे नियमित दवाइयों की जरूरत होती है और बिना दवा के गंभीर साइड इफेक्ट्स उसकी घर लौटने की क्षमता को और भी प्रभावित कर सकते हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को किसी संदिग्ध आपराधिक कृत्य के संकेत नहीं मिले, इसलिए वे केवल कुछ ही खोजबीन कर सके और जनता से जानकारी देने की अपील करनी पड़ी। हालांकि परिवार ने जवाबों की अपनी लगातार तलाश कभी नहीं रोकी। दिन रात उन्होंने जॉयनल को ढूंढा, 24 घंटे बिना रुके। उन्होंने गलियों की छानबीन की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। कोई सुराग नहीं था, कोई सबूत नहीं था, कोई संभावित देखे जाने की खबर नहीं थी और जॉयनल पूरी तरह से गायब हो गई थी। इस मामले में देखे जाने की कोई खबर न होना खास तौर पर अजीब था, क्योंकि लापता महिला की कुछ अनोखी पहचान थी। जॉयनल की नाक में नथ थी और उसकी गर्दन के दाहिने हिस्से से लेकर दाहिने हाथ तक जलने के निशान थे। जब वो गायब हुई थी तो उसे आखिरी बार काले लेगिंग्स, काले गोल्ड ब्लाउज और इंद्रधनुषी पर्स पहने हुए देखा गया था। इंद्रधनुषी पर्स भी एक और खास पहचान थी जो तलाश और जनता से अपील के बावजूद जॉयनल के साथ ही रहस्यमय तरीके से गायब है। गायब हुई महिला के बाल भूरे हैं और आंखें भी भूरे रंग की है। उसकी लंबाई 5 फुट 2 इंच है और वजन 220 पाउंड है। इस लापता व्यक्ति को बारे में कोई भी जानकारी पाई ब्लफ पुलिस विभाग को डिटेक्टिव टिप लाइन पर दी जा सकती है, जिसका नंबर है 8707302106। जांचकर्ता अभी भी हैरान है कि 41 वर्षीय चार्ल्स होप के साथ क्या हुआ, जो ब्रूक्सविल, फ्लोरिडा से 1 अप्रैल 1982 से लापता हैं। ये ज्ञात है कि उन्होंने उस शाम एक सी फूड रेस्टोरेंट गए थे, लेकिन उसके बाद उनकी गतिविधियां रहस्य बनी हुई हैं। चार्ल्स, जिन्हें चार्ली के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 1940 में ब्रुक्सविल में हुआ था। उनका परिवार वहां लंबे समय से रह रहा था और इसलिए वे आसपास के इलाके में बहुत अच्छी तरह से जाने जाते थे। वह 6 भाई बहनों में से एक है और कम उम्र से ही उन्हें शिकार और मछली पकड़ने में रुचि थी। स्कूल में वह एक होनहार खिलाड़ी बन गए और कहा जाता है कि वह एक उत्कृष्ट छात्र थे। जब वह सिर्फ 17 साल के थे तो उन्होंने एलिस नाम की एक महिला से शादी की और उनके 4 बच्चे हुए। अपने बढ़ते परिवार की देखभाल के लिए उन्होंने निर्माण कार्य में काम करना शुरू किया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि ये उनके लिए नहीं है और उन्होंने रियल एस्टेट में किस्मत आजमाने का फैसला किया। वह इसमें बहुत अच्छे साबित हुए और जल्द ही इलाके के एक प्रमुख व्यवसायी बन गए। उन्हें हर्नांडो वैली पोर्ट अथॉरिटी का चेयरमैन चुना गया और सभी के अनुसार उन्होंने उस पद पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। चार्ली की शादी आखिरकार टूट गई। उनकी दूसरी शादी भी टूट गई और कहा जाता है कि इसका कारण ये था कि वो कुछ हद तक औरतों के पीछे भागने वाले थे। वह अपने बेबाक स्वभाव, अच्छे हास्यबोध और अपने आसपास के लोगों के प्रति दयालुता के लिए जाने जाते थे। वह और उनकी पहली पत्नी एलिस अपनी शादी टूटने के बावजूद दोस्त बने रहे और कहा जाता है कि वे एक दूसरे के बहुत करीब थे। हालांकि मार्च 1982 में उनके कई दोस्तों ने उनके व्यवहार में एक अजीब बदलाव देखना शुरू किया। एक मौके पर जब वह जॉर्जिया में अपने बेटे स्कॉट के बूट कैंप ग्रेजुएशन में शामिल होने गए थे तो उन्होंने कुछ असामान्य बयान दिए। उन्होंने स्कॉट से कहा कि अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि स्कॉट का ध्यान रखा जाए। इस समय तक उनका एक पोता था जिससे वह 30 मार्च को एलिस के घर मिलने गए थे। बाद में एलिस ने बताया कि वह जाते समय अनिच्छुक लग रहे थे और मुलाकात के दौरान वह असामान्य रूप से शांत थे, जिसकी वजह उन्हें पता नहीं थी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि वह चिंतित हो गई थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें क्या परेशान कर रहा था। एक समय पर उन्हें एक फोन कॉल लेना पड़ा
और जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। अगली शाम उन्होंने रेड फिश सी फूड एंड स्टीक हाउस में डिनर किया और उनके साथ कुछ दोस्त और उनके चाचा भी थे। डिनर के दौरान उन्होंने बताया कि जैसे ही वे लोग खाना खत्म करेंगे वह अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाएंगे और पूरे खाने के दौरान वह कुछ परेशान से लग रहे थे। किसी समय पर वह शायद उठे और चुपचाप रेस्टोरेंट से बाहर चले गए, लेकिन किसी ने भी उन्हें जाते हुए नहीं देखा। ये आखिरी बार था जब चार्ली को देखा गया था। ऐसा माना जाता है कि वह करीब 1 बजे रात को वहां से निकले थे, लेकिन सटीक समय की कभी निश्चित रूप से पुष्टि नहीं हो सकी। उन्होंने अपनी ड्रिंक मेज पर अधूरी छोड़ दी थी, जो उनके दोस्तों के अनुसार वह आमतौर पर कभी नहीं करते थे। उनका ट्रक उनके कार्यस्थल के सामने लावारिस हालत में मिला था, लेकिन वो अपनी शिफ्ट के लिए कभी नहीं पहुंचे। उनका ऑफिस बंद था और अंदर जांचकर्ताओं को उनकी मछली पकड़ने की किट और आग्नेयास्त्र मिले। बड़े पैमाने पर खोज अभियान चलाया गया, लेकिन जंगलों और दलदलों को छानने के बावजूद चार्ली का कोई सुराग नहीं मिला। जब एक अन्य रियल एस्टेट एजेंट के अवशेष मिले तो संदेह हुआ कि इलाके में कोई सीरियल किलर सक्रिय हो सकता है, लेकिन आखिरकार इस सिद्धांत को खारिज कर दिया गया। तब से कई सिद्धांत सामने आए हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि वो नई जिंदगी शुरू करने के लिए चला गया या उसने गवाह सुरक्षा कार्यक्रम में प्रवेश किया, लेकिन इनमें से कोई भी बात कभी साबित नहीं हो पाई। यह ज्ञात है कि जब उसे आखिरी बार देखा गया था तब उसने नीली हवाई शर्ट पहनी हुई थी और उसका वर्णन इस प्रकार किया गया था कि उसके बाल सफेद थे, आंखें नीली थी, कद 5 फुट 7 इंच था और वजन 5 पाउंड था। चार्ली के मामले में जिसके पास भी कोई और जानकारी हो उससे अनुरोध है कि वह हर्नांडो काउंटी शेरिफ कार्यालय से संपर्क करे। नंबर है 352-754-6830। उनका केस नंबर 73 है। होई केवू, जिन्हें उनके दोस्त पैट्रिशिया के नाम से जानते हैं, का जन्म हांगकांग में हुआ था, लेकिन छात्र वीजा पर वह टक्सन एरिजोना चली गईं, जहां उन्होंने उसी साल दिसंबर में यूए के बिजनेस एनालिटिक्स में मास्टर ऑफ साइंस कार्यक्रम से स्नातक किया। यही यूए में उनकी मुलाकात उनके पति से हुई थी। स्नातक होने के बाद दोनों चीन गए ताकि शादी कर सके। उसके बाद वे टक्सन लौट आए, जहां होई ने उसी संस्थान में वॉलंटियर लैब रिसर्च असिस्टेंट के रूप में काम करना शुरू किया, जहां से उन्होंने स्नातक किया था। परिवार और दोस्तों के अनुसार 35 वर्षीय महिला को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं लग रही थी, चाहे वह व्यक्तिगत हो या काम से जुड़ी। ऐसा लगता है कि वो अपनी जिंदगी खुशी और सुकून के साथ जी रही थी। लेकिन 18 अप्रैल 2025 को उस महिला के व्यवहार में एक बदलाव आया। उस दिन वह अपने पति के साथ जिस घर में रहती थी वहां से बाहर निकली और अपने पति से कहा कि उसे थोड़ी ताजी हवा चाहिए, थोड़ी खुली हवा चाहिए। होई जैसे ही उस घर से बाहर निकली वह गायब हो गई। वह अपनी कार में बैठी और वहां से चली गई। फिर कभी किसी ने उसे देखा या उसके बारे में सुना नहीं। अगले ही दिन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट टक्सन पुलिस विभाग में दर्ज कराई गई। उसके गायब होने के सिर्फ 2 दिन बाद जांच में पहला बेचैन कर देने वाला सुराग सामने आई। यह होई की सफेद 2019 वॉक्सवैगन टिगुआन थी, जिसे माउंट लेमन के वेंडी पॉइंट पर कैटालिना हाईवे पर छोड़ दिया गया था। और भी ज्यादा चिंता की बात यह थी कि उसका फोन और पर्स कार के अंदर ही छोड़ दिए गए थे, लेकिन होई कहीं नजर नहीं आ रही थी। अगले 6 दिनों तक कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने विंडी पॉइंट इलाके में व्यापक खोज अभियान चलाया, लेकिन लापता महिला का पता लगाने के लिए कोई अतिरिक्त सुराग नहीं मिला। पीमा काउंटी शेरिफ विभाग के अनुसार किसी भी तरह की गड़बड़ी का कोई संकेत नहीं था और ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उन्हें शक हो कि कोई अपराध हुआ है। असल में वहां ऐसा कोई सुराग ही नहीं था जो किसी भी चीज की ओर इशारा करता। तब से पुलिस होई के फोन और लैपटॉप का विश्लेषण कर रही है, इस उम्मीद में कि शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिससे आखिरकार इस रहस्य से पर्दा उठ सके। होय को आखिरी बार तब देखा गया था जब वह घर से निकली थी। उस समय उसने पजामा पैंट और काली शर्ट पहन रखी थी। कोई भी जानकारी या संभावित देखे जाने की सूचना पीमा काउंटी शेरिफ विभाग को दी जा सकती है, जो इस मामले की जांच कर रही एजेंसी है, और उनसे 5203514900 पर संपर्क किया जा सकता है। 1986 में 19 साल की जॉयस वॉलकट हाल ही में बहुत बुरी किस्मत का सामना कर रही थी, लेकिन उसने चीजों को बदलने का फैसला किया और एक अच्छी नौकरी की तलाश शुरू कर दी। और वह ऐसा ही कर रही थी जब वह अचानक गायब हो गई। जॉयस, जो 5 बच्चों में से एक थी, ने अपने पिता को 9 साल की उम्र में खो दिया था और उसके बाद बाकी परिवार फार्मिंगटन, न्यू मैक्सिको चला गया। उसने कई बार कहा था कि वह वहां खुश नहीं थी और 1985 में उसने अपने दम पर रहने का फैसला किया। वह रेसिडा, कैलिफोर्निया चली गई, जहां वह अपनी आंटी आयरीन और कजिन जैसन के साथ रहती थी। उसने रेसिडा हाई स्कूल में दाखिला लिया, जहां वह डिप्लोमा हासिल करने की योजना बना रही थी, लेकिन फिर वह 2 कार दुर्घटनाओं में यात्री के रूप में शामिल हो गई, जिससे उसकी योजनाएं टल गईं। शुरुआत में ऐसा लगा कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी रीढ़ और खोपड़ी के बीच कुछ अलगाव हो सकता है। उसकी सर्जरी हुई, लेकिन उसे अपनी कक्षाओं के दौरान ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लगा
क्योंकि उसे भारी गर्दन का पट्टा पहनना पड़ता था। इसके बाद उसने स्कॉट नून के साथ डेटिंग शुरू की, जो उसी अपार्टमेंट परिसर में रहता था। उसने उस साल मार्च में उसके और उसके भाई के साथ रहने का फैसला किया और अपनी किस्मत खुद बनाने के लिए नौकरी ढूंढने का निर्णय लिया। उसने नौकरी के कई आवेदन फॉर्म लिए और आसपास के इलाकों में दुकानों और व्यवसायों में काम के लिए आवेदन किया। 29 अप्रैल को जॉयस, नून की बहन और उसके भाई की गर्लफ्रेंड कुछ आवेदन जमा करने के लिए अपार्टमेंट से बाहर गई। ये पता है कि वह 711 वॉन्स मार्केट और विंचेलस डोनट हाउस गई थी, जो सभी शेरेटन वे पर स्थित थे। उसके साथी विंचेल्स में उसका इंतजार कर रहे थे, जबकि वह बगल में स्थित सेव ऑन्स स्टोर में आवेदन जमा करने गई थी, लेकिन वह कभी वापस नहीं आई। नून उस दोपहर घर पहुंचे तो उन्हें यह खबर मिली कि जॉयस लापता है। उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन उन्हें गलती से 24 घंटे इंतजार करने के लिए कहा गया। अगले दिन आखिरकार एक केस दर्ज किया गया, लेकिन फिर भी वेस्ट वैली पुलिस विभाग में कोई दिलचस्पी नहीं दिखी। उन्होंने अंदाजा लगाया कि जॉयस ने अपनी मर्जी से इलाके को छोड़ने का फैसला किया है, जबकि उन्हें बताया गया था कि ऐसा नहीं हो सकता। आखिरकार पुलिस ने इंटरव्यू लेना शुरू किया, लेकिन केस की जानकारी वाले फ्लायर्स बांटने की जिम्मेदारी नून और उसके भाई पर ही थी। बाद में ये सामने आया कि गवाहों ने जॉयस को एक बस स्टॉप की बेंच पर बैठकर रोते हुए देखा था और एक अन्य ने बताया कि उन्होंने उसे एंसिनो के एक रेस्टोरेंट में वेटर के तौर पर काम करते हुए देखा था। तब से कोई नया सुराग नहीं मिला है और जॉयस के परिवार ने उसका हुलिया सार्वजनिक कर दिया है। उसके लंबे भूरे लाल बाल है, भूरी आंखें हैं, उसकी लंबाई 5 फुट 3 इंच है और उस समय उसका वजन 106 पाउंड था। जब उसे आखिरी बार देखा गया था तो उसने नीले और सफेद रंग की धारियों वाली कॉटन की पुलोवर शर्ट, नीली जीन्स, सफेद बेल्ट और सफेद जूते पहने हुए थे। उसने एक LCD टाइमेक्स घड़ी भी पहनी हुई थी। साथ ही एक पीले रंग की धातु की चेन थी जिसमें यूनिकॉर्न का लॉकेट लगा हुआ था। जो कोई भी जानता है कि जॉयस कहाँ मिल सकती है, उससे अनुरोध है कि वह लॉस एंजलिस पुलिस विभाग से इस नंबर पर संपर्क करे, 2134852806। उसका केस नंबर 63 है। सुदीक्षा कोनांकी का जन्म दिसंबर 2004 में हुआ था। उसके 2 साल बाद उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थायी निवासी का दर्जा मिला और वह साउथ राइडिंग वर्जीनिया में रहती थी। अपने किशोर अवस्था के अंतिम वर्षों में उन्होंने नॉर्दर्न वर्जीनिया के थॉमस जेफरसन हाई स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में दाखिला लिया, जहां वह प्री मेड की पढ़ाई कर रही थी। 2025 में वह अभी भी पढ़ाई कर रही थी, जब साल के 3 महीने बीतने के बाद उन्होंने थोड़े समय के लिए ब्रेक लेने का फैसला किया। 3 मार्च की तारीख थी जब 20 साल की वह युवती और उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 5 अन्य छात्राएं पंटा काना, डोमिनिकन रिपब्लिक पहुंची। उन्होंने RIU रिपब्लिका होटल में बुकिंग की, जहां वे अपनी यात्रा के दौरान ठहरने वाली थी। हालांकि उनकी यात्रा के कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा रहस्य सामने आने वाला था जो लंबे समय तक अनसुलझा रहा, जिसकी शुरुआत 6 मार्च को सुबह 3 बजे हुई। सुदीक्षा और उनके दोस्तों की मुलाकात 2 पुरुष छात्रों से हुई, जिनमें से एक 22 वर्षीय जोशुआ रिबे था, जो आयोवा से था। समूह ने एक स्थानीय बार जाने का फैसला किया, जहां वे तब तक पीते रहे जब तक किसी ने समुद्र तट चलने का सुझाव नहीं दिया। उस सुबह करीब 4 बजे सुदीक्षा को जोशुआ के साथ बाहों में बाहें डाले चलते हुए देखा गया, जब समूह पास के समुद्र तट की ओर जा रहा था। इसके 45 मिनट बाद केवल 5 महिलाएं और 1 पुरुष ही समुद्र तट से निकलते हुए देखे गए। भीड़ में से सुदीक्षा और जोशुआ दोनों ही गायब थे। कुछ घंटे बाद जोशुआ को उस इलाके से बिना उस युवा छात्रा के जाते हुए देखा गया। बाद में एक दोस्त ने उसकी लोकेशन के बारे में पूछा और उसी दिन शाम 4 बजे एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रारंभिक जांच में समुद्र तट की तलाशी ली गई, जिसमें सुदीक्षा के कपड़े एक पोर्टेबल बीच बेड पर लावारिस पड़े मिले। पुलिस जब इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रही थी तो दोस्तों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। जोशुआ, जिन्हें इस मामले में संदिग्ध नहीं माना जाता, ने इस जोड़ी के अपने दोस्तों के समूह के चले जाने के बाद की गतिविधियों के बारे में दावे किए और ये विवरण बेहद दर्दनाक हैं। उन्होंने दावा किया कि जब वे दोनों साथ में बीच पर थे तो वे दोनों पानी में चले गए, जहां वे घुटनों तक पानी में खड़े थे। उनके अनुसार अचानक एक बड़ी लहर उनकी ओर तेजी से आई, जिसने सुदीक्षा को पकड़ लिया और उसे समुद्र के भीतर दूर तक खींच ले गई। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की और अगर वे नशे में नहीं होते तो उसे बचा भी सकते थे। महिला का पता खो देने के बाद जोशुआ बीमार हो गए और अंततः किनारे पर बेहोश हो गए। वे कई बार जागे। घंटों बाद उन्हें जो कुछ हुआ था उसकी बहुत कम याद थी। उन्हें केवल उस परेशान कर देने वाली सुबह की घटनाओं की याद तब आई जब एक दोस्त ने लापता महिला के बारे में पूछा। सादिक्षा को तब से न तो देखा गया है और न ही उनकी कोई खबर मिली है। उनके हुलिये से मेल खाने वाला कोई भी व्यक्ति किनारे पर बहकर नहीं आया है और तब से किसी ने भी उन्हें देखने की सूचना नहीं दी है। सादिक्षा को आखिरी बार भूरे रंग की बिकिनी, बड़े गोल झुमके, एक धातु की डिजाइनर पायल,
स्टील की चूड़ियां और बहुरंगी मोतियों की कंगन पहने हुए देखा गया था। तब से उनके परिवार ने डोमिनिकन रिपब्लिक की राष्ट्रीय पुलिस से बस उन्हें मृत घोषित करने का अनुरोध किया है। 18 वर्षीय स्कॉट हिल्बर्ट की गुमशुदगी को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने के रूप में दर्ज किया गया है, क्योंकि जांच के दौरान कई परेशान करने वाले सुराग मिले थे, लेकिन इनमें से कोई भी सुराग जांचकर्ताओं को उनके ठिकाने तक नहीं ले जा सका। स्कॉट का जन्म 1969 में हुआ था और हाई स्कूल से स्नातक करने के बाद उन्होंने केंटकी के मोरहेड स्टेट यूनिवर्सिटी में परकशन की पढ़ाई शुरू की, जहां वे प्रथम वर्ष के छात्र थे। 1988 की स्प्रिंग ब्रेक के दौरान उन्होंने अपने माता पिता के साथ समय बिताने के लिए ओहायो के मिलफर्ड स्थित अपने परिवार के घर वापस जाने का फैसला किया। यह ज्ञात है कि वे 13 मार्च को अभी भी वही थे, क्योंकि उन्होंने रेफ्रिजरेटर पर एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि वे ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में एक दोस्त से मिलने गए हैं। नोट का अंत इन शब्दों से हुआ था, मैं बाद में वापस आ जाऊंगा, लव यू स्कॉट। उनके माता पिता को पूरा विश्वास था कि वे उस महीने की 21 तारीख से पहले उन्हें देखेंगे, क्योंकि उस दिन से उन्हें फिर से कक्षाओं में जाना था, लेकिन वे वापस नहीं आए और उन्होंने अपने ठिकाने के बारे में कोई जानकारी भी नहीं दी। कैंपस घर से लगभग 90 मिनट की दूरी पर है और वे वहां परिवार की कार से गए थे, जो एक काली 1984 मॉडल की फोर्ड टेम्पो थी। जब वे अपनी कक्षाओं में नहीं पहुंचे तो उनके माता पिता चिंतित होने लगे और उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस समय तक वे 8 दिन से लापता थे, जिससे जांचकर्ताओं के सामने काफी अनिश्चितता थी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे अपनी गैर मौजूदगी के दौरान किसके साथ समय बिता रहे थे और शुरुआत में स्कॉट का कोई सुराग नहीं मिल पाया। तलाश करने पर कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन कुछ हफ्ते बाद 1 अप्रैल को परिवार की कार बीवर डैम माउंटेन्स वाइल्डरनेस एरिया में मिली, जो एरिजोना में है और 700 मील दूर है। दोनों नंबर प्लेट गायब थी और आज तक कभी नहीं मिली। जांचकर्ताओं का मानना है कि किसी ने कार को पास के चट्टान से नीचे गिराने की कोशिश की थी, लेकिन जब कार एक पेड़ में फंस गई तो उस योजना को छोड़ दिया गया। वाहन के पास जमीन पर उन्हें स्कॉट के हॉस्टल के कमरे की चाबी, एक लगरिंच, शैम्पू और उनके परिवार के किचन से लिया गया एक ब्लेड मिला। उसका सूटकेस जिसमें उसके कपड़े और कुछ सामान थे गायब था और वो कभी नहीं मिला। उसके परिवार वाले भी ये समझा नहीं पाए कि उसके पास वो ब्लेड क्यों था। कार के अंदर उन्हें कैलिफोर्निया की टेलीफोन डायरेक्टरी और डेनवर के एक रेस्टोरेंट की माचिस की डिब्बी मिली। माना जाता है कि ये दोनों चीजें उसी व्यक्ति की थी जिसने कार को खाई में गिराने की कोशिश की थी, और जबकि कार पर उंगलियों के कुछ अज्ञात निशान मिले थे, ये कभी पता नहीं चल पाया कि वे किसके थे। ये पता चला है कि स्कॉट के लापता होने के दिन से लेकर कार ने 3800 मील की दूरी तय की थी, जबकि उसे उसके परिवार के घर से 1700 मील दूर पाया गया था। स्कॉट के बाल भूरे हैं और आंखें हरी है। उसकी लंबाई लगभग 6 फीट है और जब वह लापता हुआ था तब उसका वजन करीब 150 पाउंड था। जो भी व्यक्ति उसके मामले से जुड़ी कोई उपयोगी जानकारी रखता है उससे अनुरोध है कि वह यूनियन टाउनशिप पुलिस विभाग से 5137521230 पर संपर्क करे। स्कॉट का नाम केस नंबर के रूप में MP 7926 है। कैनन सुल्लेनबर्गर एक पर्सनल ट्रेनर थे जो बॉडी डिजाइन फिटनेस के मालिक थे। जो भी उन्हें जानते थे उनके अनुसार वे एक भरोसेमंद इंसान थे और बिना किसी चेतावनी के चले जाना उनके स्वभाव के विपरीत माना जाता था। फिर भी यही उन्होंने किया, लेकिन कन्नन सच में जाना नहीं चाहता था। वह पूरी तरह से गायब हो गया बिना किसी संकेत के जो यह बता सके कि उसके साथ क्या हुआ। 16 फरवरी 2025 की बात है जब कन्नन, जो उस समय 51 साल का था, को आखिरी बार कोमस में देखा गया था। जब परिवार, दोस्त, ग्राहक और उसके कारोबार से जुड़े लोगों को उससे कोई खबर नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिन्होंने अपार्टमेंट में उसका हालचाल जानने के लिए जांच की। पुलिस को अपार्टमेंट खाली मिला, बस 3 कुत्ते थे जिन्हें पीछे छोड़ दिया गया था। इस खोज के बाद चिंता बढ़ने लगी। कैनन अपने कुत्तों से बहुत प्यार करता था और कभी भी उन्हें जानबूझकर नहीं छोड़ता। फिर भी पुलिस को किसी भी तरह की गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं मिला। परिवार द्वारा नियुक्त एक निजी जासूस ने यह स्थापित किया कि वह 16 तारीख की देर शाम और 17 तारीख की सुबह के बीच किसी समय गायब हो सकता है। हालांकि गायब होने की परिस्थितियां अभी भी अस्पष्ट और रहस्यमय बनी हुई हैं। अधिकारियों ने जांच में मदद के लिए श्वान दस्तों को बुलाया। 2 अलग अलग मौकों पर कुत्तों ने अपने हैंडलर्स को अपार्टमेंट परिसर के दक्षिणी गेट तक पहुंचाया और सीधे पीस हेल्थ पार्किंग लॉट के बीच में रुक गए। यहाँ कैनन की गंध जैसे गायब हो जाती है, जिससे संकेत मिलता है कि वो शायद किसी कार में बैठकर गायब हो गया। आसपास के व्यवसायों की पूरी तरह से तलाशी लेने के बावजूद एक भी निगरानी फुटेज लापता व्यक्ति की आगे की गतिविधियों को नहीं दिखा सका। गायब होने के बाद से परिवार और दोस्तों ने इलाके में पोस्टर बांटे हैं, जनता से कोई भी जानकारी देने की अपील की है जिससे कैनन का पता चल सके। एक पूर्व ग्राहक ने कहा कि अगर वे कैनन को खो देते हैं
तो समुदाय एक खजाना खो देगा, जिससे यह पता चलता है कि वह कोमस के लोगों के लिए कितने महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध थे। इस अजीब मामले से संबंधित जानकारी वैंकूवर वॉशिंगटन पुलिस विभाग को 36048774000 पर दी जा सकती है। सुजैन लायल, जिन्हें उनके दोस्त और परिवार सूजी के नाम से जानते हैं, को आखिरी बार देखे हुए 28 साल हो गए हैं और उनका मामला अभी भी ऑल्बनी, न्यूयॉर्क के जांचकर्ताओं को हैरान कर रहा है। सूजी का जन्म साराटोगा स्प्रिंग्स, न्यूयॉर्क में हुआ था। उनके 2 बड़े भाई बहन थे और उन्होंने अपना ज्यादातर बचपन बॉल्स्टन स्पा इलाके में बिताया, जहां उन्होंने हाई स्कूल में पढ़ाई की। वह एक असाधारण रूप से होशियार छात्रा थी, जिन्होंने 1996 में सम्मान के साथ हाई स्कूल पास किया था। इसके बाद उन्होंने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई शुरू करने के लिए स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में दाखिला लिया। वह और उनके बॉयफ्रेंड रिचर्ड कॉन्डन की मुलाकात हाई स्कूल में हुई थी और वहीं से उनका रिश्ता शुरू हुआ, लेकिन वे अलग अलग कॉलेजों में गए। अपनी गुमशुदगी के समय सूजी यूनिवर्सिटी के कॉलोनियल क्वाड डॉम में रह रही थी और अपनी ट्यूशन फीस चुकाने के लिए अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए उन्होंने ट्रॉय में बैबेज नामक एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्टोर में काम करना शुरू किया था। ये स्टोर क्रॉसगेट्स मॉल में स्थित था, जो वेस्टमर और गिल्डरलैंड में है और सूजी के कैंपस के पश्चिम में पड़ता है। उनकी मां ने पुलिस को बताया कि सूजी ने 1 मार्च 1998 को उन्हें फोन किया था और कहा था कि उनके पास पैसे कम हो रहे हैं। उनकी मां ने उन्हें कुछ पैसे उधार देने की पेशकश की, लेकिन सूजी ने कहा कि उन्हें जल्द ही अगला वेतन मिलने वाला है और तब तक वो ठीक रहेंगी। अगली सुबह उन्होंने एक मिड टर्म परीक्षा दी, जिसके बाद उन्हें अपनी कई कक्षाओं में देखा गया, जो शाम 4 बजे खत्म हुई थी। इसके बाद वह बैबेज में काम के लिए निकल गई और रात 9 बजे अपनी शिफ्ट पूरी की। यह ज्ञात है कि वह दुकान बंद होने के 20 मिनट बाद वहां से निकली थी और हमेशा की तरह इसके बाद उन्होंने कैपिटल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी की बस ली और अपने डॉम की ओर रवाना हो गई। उन्हें उनके एक सहपाठी ने रात करीब 9:45 बजे कॉलिंस सर्कल स्टॉप पर बस से उतरते हुए देखा था और उसके बाद उन्हें अपने डॉम तक पहुंचने में लगभग 3 मिनट का समय लगता, लेकिन वो वहां कभी नहीं पहुंची और तब से उन्हें किसी ने नहीं देखा है। रिचर्ड अगले दिन सूजी को नहीं ढूंढ पाए तो वह चिंतित हो गए और जब उन्हें बताया गया कि वह कभी डॉम वापस नहीं आई तो उन्होंने उसके माता पिता से संपर्क किया। उन्होंने कैंपस पुलिस से संपर्क किया, लेकिन उन्हें बताया गया कि छात्र समय समय पर अपने कमरों से अनुपस्थित रहते हैं और शायद वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। लेकिन इसके बाद घटनाएं डरावनी हो गई। अगले दिन किसी ने अल्बानी क्षेत्र के एक सुविधा स्टोर में एटीएम से उसके खाते से $20 निकाले। यह पता चला है कि यह लगभग शाम 4 बजे किया गया था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से स्टोर के कैमरे ने उस क्षेत्र को कवर नहीं किया जहां एटीएम था, इसलिए यह अभी अज्ञात है कि उसके डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किसने किया। जब उससे पूछताछ की गई तो रिचर्ड ने बताया कि सूजी का पिन नंबर सिर्फ रिचर्ड और सूजी को ही पता था और जब उसका अलिबी कंफर्म हो गया तभी उसे संदिग्धों की सूची से हटा दिया गया। जब सूजी गायब हुई थी तब वह अपने एक दोस्त के घर वीडियो गेम खेल रहा था, लेकिन इसके बाद उसने लाई डिटेक्टर टेस्ट देने से मना कर दिया और जांचकर्ताओं के साथ पूरी तरह से सहयोग करना बंद कर दिया। फिर ये सामने आया कि सूजी ने रिचर्ड से ब्रेकअप करने की कोशिश की थी, लेकिन वो रोने लगा तो उसने अपना इरादा बदल लिया। उस साल जून में सूजी का बैबेज का कर्मचारी टैग कॉलिंस सर्कल के पास एक पार्किंग लॉट में मिला, लेकिन ये कभी पता नहीं चल पाया कि उसने वो टैग उसी रात गिराया था या नहीं, क्योंकि वो टैग पुराना था। इसके अलावा उस रात जिसने उसे देखा था वह बस ड्राइवर यह निश्चित रूप से नहीं बता सका कि वह कॉलिंस सर्कल पर उतरी थी या नहीं। उसके एक साथी बैबेज कर्मचारी ने बताया कि सूजी 1 महीने से शिकायत कर रही थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि उसका पीछा कौन कर रहा था या उसे ऐसा क्यों लगता था। सूजी को ढूंढने में मदद करने वाली जानकारी देने वाले को $20,000 का इनाम दिया जा रहा है। उनका वर्णन हल्के भूरे बाल, नीली आंखें, 5 फीट 3 इंच लंबाई और 170 पाउंड वजन के रूप में किया गया है। उसकी बाईं पिंडली पर जन्म का निशान है और बाएं पैर पर एक निशान है। उसे आखिरी बार लंबा काला ट्रेंच कोट, काली शर्ट और नीली जीन्स पहने हुए देखा गया था। जो भी सूजी के मामले को सुलझाने में मदद कर सकता है उसे न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस से 519783 पर संपर्क करना चाहिए। तारीख तय हो गई थी, योजनाएं बना ली गई थी, मिलने की जगह तय हो गई थी, लेकिन कोई नहीं आया। उस दिन की योजनाओं के साथ जो उत्साह था उसकी जगह अब एक अनजाना डर आ गया था। हम सभी ने इसे कभी न कभी महसूस किया है। कोई, चाहे वह इंसान हो या पालतू जानवर, समय पर या जैसी उम्मीद थी वैसे नहीं आया। तुरंत ही हम सबसे बुरा सोच लेते हैं। यही डर की सहज भावना थी जिसने कॉलिंस परिवार पर तब हावी हो गई जब उनके समूह का एक अहम सदस्य उनकी तय की गई बत्तख शिकार यात्रा के लिए नहीं आया। यह 7 जनवरी 2025 की सुबह के शुरुआती घंटे थे जब थॉमस डंकन कॉलिंस को मिसिसिपी के कोरिंथ में 3107 हाईवे 72 वेस्ट पर स्थित एक दुकान में देखा गया था। यहीं पर मॉरिस क्रम टायर सेंटर स्थित है और ठीक इस प्रतिष्ठान के सामने
पुराना बुल मार्केट है जिसमें वही सुरक्षा कैमरे लगे हैं जो अंततः उस दिन थॉमस की गतिविधियों का केवल एक हिस्सा ही पता लगा पाए। सुबह करीब 5:37 बजे लाल बालों वाला आदमी जिसकी लंबाई 7 थी दुकान में दाखिल हुआ। उसने शॉर्ट्स और एक पतली हुडी पहनी थी और असामान्य रूप से नंगे पांव था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने घर से जल्दी में निकला हो, जूते या पर्याप्त कपड़े पहनना भूल गया हो। चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने कैमरे की ओर ऊपर देखा। उसके हाथ छाती के सामने जुड़े हुए थे। कुछ लोग कहते हैं कि वह प्रार्थना कर रहा था और कुछ मानते हैं कि वह मदद के लिए इशारा कर रहा था। दुकान के क्लर्क ने 38 वर्षीय व्यक्ति को पीने को कुछ दिया और उसे एक कोट और एक काली शर्ट दी जिस पर पीले रंग में कुछ लिखा हुआ था। थॉमस ने यहाँ सिर्फ 10 मिनट के लिए अपना फोन भी चार्ज किया। सुबह 5:50 बजे वह जल्दी में पैदल ही दुकान से निकल गया और उसने यह नहीं बताया कि वह कहाँ जा रहा है। यही वो पल है जब उसने दुकान छोड़ी और रहस्य की शुरुआत हुई, क्योंकि यही आखिरी बार था जब किसी ने थॉमस कॉलिंस को देखा या उससे कुछ सुना। वो उस दिन तय की गई शिकार यात्रा के लिए कभी नहीं आया, जिससे तुरंत चिंता और डर का माहौल बन गया। चिंतित होकर उन्होंने बार बार उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार वॉइसमेल पर सुनाई देने वाली उस आवाज की गूंज सहन करना मुश्किल हो गया और सुबह तक परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कर दी। जांच की शुरुआत एक कुशलक्षेम की जांच के रूप में हुई थी। पुलिस अधिकारी उस घर पहुंचे जहां उन्होंने थॉमस की ट्रक अभी भी मैथिस रोड पर खड़ी पाई, जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रुके हुए थे। ट्रक की मौजूदगी ने एक और सवाल खड़ा कर दिया, वो घर से पैदल क्यों निकला? इस सवाल का जवाब शायद उन घटनाओं में छुपा है जो उस लम्हे से पहले हुई जब उस लापता आदमी को आखिरी बार देखा गया था। कहा जाता है कि उस सुबह उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड की किसी अनजान बात पर बहस हो गई थी। इस झगड़े के बाद थॉमस ने घर छोड़ दिया। वह अधूरे कपड़े पहने हुए था और उसके पास सिर्फ उसका फोन था। वो एक किराने की दुकान पर गया जहां उसे सुरक्षा कैमरों ने देखा और फिर वो वहां से निकलकर अज्ञात की ओर चला गया। जब समुदाय में गुमशुदगी की खबर फैलने लगी तो एक और संभावित देखे जाने की सूचना मिली। किसी ने दावा किया कि उसने उसे उसी दिन सुबह करीब 10:30 बजे पिकविक की ओर जाते हुए देखा था। हालांकि उस देखे जाने की पुष्टि कभी नहीं हो पाई। थॉमस डंकन कॉलिंस को 7 जनवरी के बाद से न तो देखा गया है और न ही उनकी कोई खबर मिली है। जब वह लापता हुए थे उस समय उनकी लंबी दाढ़ी थी और उन्हें आखिरी बार नीली हुडी पहने हुए देखा गया था। काली पफर जैकेट, एक हरे रंग की बीनी, बहुरंगी शॉर्ट्स और एक काली टी शर्ट जिस पर पीले रंग की लिखावट है, जिसे उसने अपनी टांगों के चारों ओर लपेट लिया। जानकारी को कोरिंथ पुलिस विभाग को 6622863377 नंबर पर दी जा सकती है। बेंजामिन रोसलैंड 19 साल का था जब वह अचानक गायब हो गया और आज तक कोई भी यह पता नहीं लगा पाया कि वह कहाँ गया या उसके साथ क्या हुआ। बेंजामिन क्लिंटन आयोवा के पर्शिंग बुलेवार्ड से है, जहां वह अपने माता पिता के साथ पर्शिंग बुलेवार्ड के 900 ब्लॉक वाले हिस्से में रहता था। जब वह 2007 में लापता हुआ था उस समय वह अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था और क्लिंटन कम्युनिटी कॉलेज में कक्षाएं लेना शुरू कर चुका था। हालांकि इन योजनाओं को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा जब वह उसी साल 29 नवंबर को एक गंभीर कार दुर्घटना में शामिल हो गया था। जब राहत कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे तो वे वाहन की हालत देखकर हैरान रह गए और वे बेंजामिन को मलबे से बाहर निकालने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने वाहन को काटने के लिए हाइड्रोलिक रेस्क्यू कटर का इस्तेमाल किया ताकि बेंजामिन का इलाज किया जा सके। एक बार जब उनकी हालत स्थिर हो गई तो उन्हें एयरलिफ्ट करके आयोवा सिटी के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनके सिर की गंभीर चोटों का आगे इलाज किया गया। हादसे की जांच के दौरान, जिसमें एक और व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हुआ था, यह सामने आया कि बेंजामिन का लाइसेंस समाप्त हो चुका था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर रुकने में असफल रहने और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने का आरोप लगाया गया और उनकी सुनवाई के लिए अदालत की तारीख तय की गई। लेकिन बेंजामिन को अपना पक्ष रखने का कभी मौका नहीं मिला, क्योंकि वकील करने के लिए $5000 देने के बाद वह गायब हो गए। जब उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट की गई तो उनके परिवार ने पुलिस को बताया कि वह अपने ऊपर लगे आरोपों से भाग नहीं सकते थे और अगर उनकी गुमशुदगी जानबूझकर होती तो वह उन्हें जरूर बता देते। उन्हें आखिरी बार 8 फरवरी 2008 को सुबह 10:25 बजे देखा गया था। उन्होंने अपने एक दोस्त से मुलाकात की थी जो क्लिंटन में ही 10वीं एवेन्यू के 400 ब्लॉक में रहता था। वहां रहते हुए उन्होंने घर के सामने सड़क के उस पार स्थित हाईवी स्टोर पर जाकर कुछ स्नैक्स खरीदने का फैसला किया, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटे। जब स्टोर के आसपास के इलाके की सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो उसमें बेंजामिन का कोई सुराग नहीं मिला, जिससे ये संकेत मिलता है कि उनके साथ कुछ हुआ जब वो सड़क पार कर रहे थे। एक संगठित खोज अभियान के दौरान पुलिस को बेंजामिन का एक जूता एक खाली घर के आंगन में मिला जो 13वीं एवेन्यू साउथ और 3री स्ट्रीट के कोने पर स्थित है। उनका दूसरा जूता थोड़ी ही देर बाद उसी सड़क के पूर्वी हिस्से में मिला। जांचकर्ताओं ने उनके बैंक खाते और मोबाइल फोन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी है,
लेकिन उनके लापता होने के दिन से इनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। उनके बचत खाते में पुलिस के अनुसार एक बड़ी रकम है जिसे छुआ तक नहीं गया है। जब वो लापता हुए तो उनके पास ज्यादा नकद नहीं था और वो अपने वाहन से क्षेत्र छोड़कर नहीं गए क्योंकि उनके पास कोई वाहन नहीं था। अब तक और कुछ नहीं मिला है और जांचकर्ताओं ने जनता से अनुरोध किया है कि वे इस बात के लिए नजर बनाए रखें कि कहीं बेंजामिन या उनकी गुमशुदगी से जुड़ी कोई चीज दिखाई दे। बताया गया है कि उनके बाल भूरे हैं और आंखें नीली है। उनकी लंबाई 5 फीट 11 इंच है और वजन 5 पाउंड है। कार दुर्घटना के कारण उनके चेहरे पर कई निशान हैं और एक निशान उनके सीने के बाईं ओर भी है। जब उन्हें आखिरी बार देखा गया था तो उन्होंने भूरे रंग की पोलो शर्ट, कैमोफ्लाज ओवरऑल, नीली जीन्स और भूरे जूते पहने हुए थे। जिस किसी के पास भी ऐसी जानकारी है जिससे बेंजामिन का मामला सुलझाया जा सके, वह क्लिंटन पुलिस विभाग से 563 243 1548 पर संपर्क करे और एजेंसी केस नंबर CL 08 000 580 का हवाला दे या क्राइम स्टॉपर से 309 762 9500 पर संपर्क करे। देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर उस लाइक बटन को दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना और उस नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना न भूलें ताकि आप हमारे सभी आने वाले वीडियोस से अपडेट रह सके। मेरा नाम टाई नॉट्स है और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।